वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। देखिए, कल हम जब अपने लेक्चर में बात कर रहे थे मीनिंग और बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, जहाँ मैंने आपको उसका अर्थ और आधार के बारे में विस्तृत रूप से बताया। आज हम बात कर रहे हैं कि स्तरीकरण की विशेषता क्या है। वैसे तो मैंने आपको जब अर्थ समझाया तो मैंने आपको बताया था कि हमने समाज को अलग अलग खंडों में, चाहे वे खंड हॉरिजॉन्टल हो चाहे वे खंड वर्टिकल हो, तो हमने समाज को जो है अलग अलग खंडों में विभाजित किया है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस स्टेटा, या समाज का विभिन्न स्तरों या खंडों में विभाजन। देखिए, विशेषता जब हम बता रहे तो ऑटोमेटिकली और भी आपके दिमाग में जो इसका अर्थ है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अंतर्गत समाज विभिन्न स्तरों में विभक्त या जो है विभाजित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था ये जैसे हिंदू सोसाइटी में 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, ये मैंने कौन सा बनाया है? वर्टिकल बनाया है ना। ये व्यवस्था वैदिक काल में थी, जब व्यक्ति अपने काम के अनुसार, देखिए जब मैं ये बता रही हूँ तो आप ये भी देखिएगा, ये सेम टॉपिक आपके सेकंड पेपर का भी है। वर्ण, ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करता था, क्षत्रिय है ना वो जो है रक्षा करने का काम करता था, धनुर्विद्या से संबंधित कार्य करता था, वैश्य ट्रेडिंग का करता था और शूद्र का काम होता था सबकी सेवाएं देना। अब इसमें मोबिलिटी थी। मोबिलिटी का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर व्यक्ति काम के आधार पर जा सकता था, है ना। तो ये एक तरह से ये जो यहाँ पर जो दिया गया है मोबिलिटी जो है ये हॉरिजॉन्टल। देखिए, मैंने लिखा वर्टिकल था। वर्टिकल का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर। ये मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में बांटा है। ये ऐसे, ये आदमी यहाँ आ सकता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य का काम कर सकता था, वैश्य शूद्र का काम कर सकता था, शूद्र ब्राह्मण का काम कर सकता था। ये किस पर डिपेंड करता था? काम के अनुसार, व्यक्ति की योग्यता। तो मोबिलिटी नीचे से ऊपर की और ऊपर से नीचे की ओर दोनों तरफ होती थी, ठीक है ना। आप अंतर्वर्ण, जो वर्ण के अंदर जो है मूवमेंट वो होता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मोबिलिटी जो है क्लोज्ड हो गई। अब मैं इसको ऐसे करूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैदिक काल में जो है लगभग इस प्रकार की मोबिलिटी थी, और उत्तर वैदिक काल में वो जो मोबिलिटी है वो इस प्रकार की हो गई, हॉरिजॉन्टल। जब बंद हो गया, बंद का मतलब है कि अगर कोई ब्राह्मण वर्ण में पैदा है तो वो जो है पढ़ने पढ़ाने का कार्य करेगा, और धीरे धीरे इसी वर्ण व्यवस्था ने जाति का रूप धारण कर लिया। ये क्यों किया? क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था कर्म या कार्य पे, योग्यता के आधार पर थी, और बाद में यह किसके आधार पर हो गई? जन्म के आधार पर। व्यक्ति जो जिस वर्ण में जन्म लेता था, मृत्यु तक उसी वर्ण में रहता था, और धीरे धीरे इसी चीज़ ने, जब क्लोज्ड हो गई, मोबिलिटी बंद हो गई, ये जो यहाँ ऊपर से
नीचे की ओर आना, नीचे से ऊपर की ओर आना जाने वाला कार्य जब बंद हो गया तो ये इसने जाति का रूप धारण कर लिया। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है उच्चता, व निम्नता, सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी वाली बात। समाज जो है वह उच्च और निम्न सामाजिक इकाई या खंड में जो है विभक्त किया जाता है। यह उच्चता व निम्नता अधिकतर अत्यंत सुस्पष्ट होती है, परंतु कई बार इसमें थोड़ी बहुत अस्पष्टता भी दिखाई देती है। वास्तव में समाज में पाई जाने वाली ऊंच नीच की व्यवस्था का ही दूसरा नाम सामाजिक स्तरीकरण है। अब मैं इसको वापस अगर आपको इस तरीके से समझाऊं, सबसे ऊपर कौन बैठा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हायरार्की मतलब लेडर मतलब सीढ़ी में सबसे ऊपर ब्राह्मण है। तो ये सब चूंकि पढ़ने पढ़ाने का जो कार्य है उसको बहुत आइडियल मानते थे, इसलिए उनको ऊपर की श्रेणी में रखा गया। और शूद्र का काम जो कि सेवाएं देने का होता था, वो हालांकि काम कोई भी अपने आप में कम नहीं होता है, मगर वो लेस इम्पोर्टेंस का काम समझा जाता था। तो शूद्र जो कि सबसे लेडर सीढ़ी की सबसे अंतिम स्टेटा या खंड में होता था। तो एक जो ये ऊपर और नीचे या उच्चता या निचता वाला जो क्रम है, यह जो है सामाजिक स्तरीकरण में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं स्थायित्व की, परमानेंसी की। इसके अंतर्गत किया गया स्तरीकरण स्थायी होता है। जब तक स्तरीकृत इकाइयां में स्थिरता न आ जाए, उसे स्तरीकरण की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ऑगबन एंड निमकॉफ ने जो परिभाषित किया है उसमें यह है कि समाज का किसी न किसी आधार पर स्थायी श्रेणियों में विभाजन, कोई भी समाज यदि हम उठा के देख लें तो उनका मोर और लेस एक परमानेंट सेगमेंट्स या स्टेटा में जो है पूरा समाज जो है वह विभक्त रहता है। चौथा हम बात करते हैं यहाँ पर परस्पर संबद्धता। परस्पर संबद्धता जिसको हम कहते हैं इंटर लिंकिंग। समाज के विभिन्न स्थायी समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है। अगर हम अन्य शब्दों में अगर बात कहें, विभिन्न स्तर एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर संबद्ध इंटरलिंक्ड होते हैं। ये फिर है सार्वभौमिकता। दिस स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ सोसाइटी। सभी प्रकार के समाज में यह स्तरीकरण पाया जाता है। कभी कोई समाज ऐसा नहीं है जिसमें कोई वर्ग नहीं है या हम ये कहते हैं कि कोई डिवीजन नहीं है। यदि हम पूर्व साम्यवादी देशों को में देखें तो वर्गहीन समाज होने का वो दावा तो करते हैं, मगर पूर्ण रूप से वर्गहीन समाज नहीं होता है। प्रतिष्ठा, धन दौलत, सत्ता के आधार पर प्रत्येक समाज में व्यक्तियों की भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती है, स्टेटस होती है, और इन्हीं स्टेटस के आधार पर स्तरीकरण जो है वह विकसित होता है। फिर हम बात करते हैं इसका पुरातन व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं एंशिएंट सिस्टम। सामाजिक स्तरीकरण नवीन व्यवस्था नहीं है, अपितु यह प्रत्येक काल में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि आज तक के समाजों का इतिहास देखें तो वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है,
और उन्होंने कहा पूरा समाज जो है वो दो भागों में बांटा गया है, हैव एंड हैव नॉट्स। एक वर्ग जिनके पास बहुत कुछ है, दूसरा वर्ग जिनके पास कुछ नहीं है। तो जिनके पास हैव मतलब जिनके पास है उनमें और हैव नॉट्स के मध्य हमेशा संघर्ष की स्थिति जो है वह बनी रहती है। तो प्रत्येक समाज जो है वो दो वर्गों में विभाजित रहा है। प्राचीन समाजों में स्तरीकरण के प्रदत्त आधार अधिक महत्वपूर्ण थे, जबकि आधुनिक समाजों में ये अर्जित, जैसे आपने एंशिएंट टाइम्स में देखा होगा या जब फेड्यूल सिस्टम में जो है राजा महाराजा हुआ करते थे, तो ये जो स्टेटस जो मिलता था वो बाय बर्थ मिलता था, प्रदत्त होता था, है ना, अर्जित नहीं होता था। और आज के टाइम में जब डेमोक्रेसी है तो जो कुछ भी होता है वो अर्जित होती है। आपका स्टेटस जो होता है वो अचीव्ड होता है, आप उसको पाने का प्रयास करते हो और जो चीज़ आप पाते हो उसी के आधार पर आपको उस श्रेणी में रखा जाता है और वो सुपीरियरिटी या हम ये कहें उच्चता व निम्नता वाली स्थिति आती है और व्यक्ति का जैसी जैसी परिस्थिति होती है वो उसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह करते हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट एक बात जो है वो है कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी, कि समाज में स्तरीकरण की आवश्यकता क्यों है। नीड मीन्स आवश्यकता, स्तरीकरण की आवश्यकता। सामाजिक स्तरीकरण एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक व्यवस्था है। सोरोकिन ने जो बात बोली है, उन्होंने कहा अस्तरीकृत समाज जिसके सदस्यों में वास्तविक समानता हो केवल एक कल्पना मात्र हो सकती है, क्योंकि अगर हम इतिहास में कहीं भी अगर समाज हमें ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी भी प्रकार का स्तरीकरण न हो, मीन्स डिवीजन नहीं हो। डिवीजन का मतलब है कि वो खंडों में विभाजित नहीं हो, किसी न किसी प्रकार का जो है डिवीजन जो है होता है और वह डिवीजन जो है कार्य के आधार पर होता है। अब वो कार्य जो है वो व्यक्ति अपने, चाहे हम ये कहें अचीव्ड स्टेटस हो और चाहे वो प्रदत्त जिसको हम एस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं उसके आधार पर हो। अब इसकी आवश्यकता का जो दो प्रमुख कारण जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष पद पाने की इच्छा तथा अपने पद के अनुसार भूमिका निर्वाह करने की इच्छा। समाज चाहता है कि प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से चल सके और समाज में प्रगति हो, इसलिए समाज के कुछ पद जो स्टेटस जो या हम ये कहें पोजीशन जो होती है, कुछ पद ऊंचे होते हैं और कुछ पद निम्न होते हैं। उच्च पद पर रहने वाले अधिक सुविधा को प्राप्त करते हैं और अन्य इस कारण से निम्न पद वाले जो व्यक्ति होते हैं वह उच्च पद पर जाने की या पाने की आकांक्षा रखते हैं और इसके अनुरूप अपने आप को बनाने की चेष्टा करते हैं, जिससे समाज में प्रगति होती है। डेविस मूर का कहना है कि सामाजिक असमानता अचेतन रूप से विकसित एक ढंग है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को विश्वास दिलाता है कि अधिक महत्वपूर्ण पद पर अधिक योग्य व्यक्ति ही काम कर रहे हैं। अगर समाज स्तरीकृत न हो और आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति विशेष योग्यता का अधिकारी नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वह जानता है कि योग्य और अयोग्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। इस परिस्थिति में समाज का विकास जो है ही नहीं एक रुक जाएगा और सामाजिक व्यवस्था को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता और स्थायित्व बनाए रखने के लिए सामाजिक स्तरीकरण अनिवार्य है। थैंक यू।